हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDAD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रेन का अर्थात मस्तिष्क का। तो चलिए देखते हैं ब्रेन या मस्तिष्क है क्या। तो ब्रेन या मस्तिष्क जो होते हैं इसके मुख्यतः भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक अग्र है, दूसरा मध्य है और तीसरा क्या है? पश्च है। चलिए देखते हैं अग्रभाग। ध्यान रखना, ये जो अग्रभाग है इसके मुख्यतः भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला सेरिब्रम होता है और दूसरा थैलमस होते हैं, तीसरा हाइपोथैलेमस होते हैं। ध्यान रखना, सेरिब्रम जो होते हैं ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और परसेंटेज में जब इसका अध्ययन करते हैं तो 66 अर्थात 66% होता है। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ध्यान रखना है, जो मस्तिष्क होते हैं इस मस्तिष्क में मैंने आपको सेरिब्रम कहा है। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें जितने भी प्रकार के सोचने, समझने, जिज्ञासा करने, वर्णन करने, ये सारी बातें जो हमारे आपके मस्तिष्क में चल रही हैं जिज्ञासा के तौर पे, ये सारे विचार जो आते हैं किसमें आते हैं? सेरिब्रम में आते हैं। तो ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग हमने आपको बताया सेरिब्रम, ये सबसे बड़े भाग होते हैं, 66% होता है। दूसरा नाम क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। सोचने समझने की क्षमताएं या जिज्ञासाएं जो आती हैं वो किसमें आती हैं? प्रमस्तिष्क में आती हैं। तो पहला भाग में आपको पता चला प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम होते हैं। दूसरा जो होता है वो थैलमस होता है। थैलमस जो होता है ये बाहरी वातावरण की जानकारी कराता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सारे विषय में जो जानकारी देता है कौन देता है? थैलमस देते हैं। ध्यान रखना, मैंने कहा ठंडी, गर्मी, बरसात या फिर चोट लगना, यानी बाहरी संबंधित चोट जब भी लगती है, कहाँ लगती है? आपकी बॉडी पे लगती है, बाहर से ही लगती है। तो ये जितने भी बाहरी वातावरण की जानकारियां होती है कौन देता है? थैलमस। जैसे कभी अगर किसी को मारा जाए, किसी को चोट लग जाए, तो कौन बताएगा? थैलमस बताएगा। ये ध्यान रखना, जब भी कोई लोग अल्कोहल का उपयोग कर लेते हैं, दारू शराब या मदिरा का उपयोग कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनका थैलमस कार्य नहीं करता है और उनको चाहे जितने लात जूते से उनकी पिटाई करो, उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब अल्कोहल का उपयोग वो कर लेते हैं तो उस समय थैलमस कार्य नहीं करता है। यही वजह है कि जब भी देखिए चोट नहीं लगती है, तो जो लोग अल्कोहल वगैरह उपयोग कर लेते हैं, दारू शराब या मदिरा का उपयोग कर लेते हैं, तो जब भी रास्ते पे चलते रहते हैं, इधर उधर गिरते लुढ़कते हुए जाते रहते हैं, जब भी 2-4 बार गिर भी जाते हैं, तो जब तक उनका हाथ पैर का कोई अंग अलग नहीं हो जाएगा तब तक बॉडी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, ये थैलमस जो होते हैं बाहरी वातावरण की जानकारी कराते हैं और ये जो हाइपोथैलेमस होता है आंतरिक वातावरण की जानकारी कराता है। हाइपोथैलेमस में जैसे आपके स्नेह, प्यार, गुस्सा, घृणा, पसीना आना, गर्मियों का लगना, ये सारी चीजें जो बताता है कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ध्यान रखना, जब भी आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र, आपके नेतृत्व, इन सारी नैतिकताओं की संबंधित बातें को जब भी किया जाएगा तो किसमें किया जाएगा? हाइपोथैलेमस में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपके कैरेक्टर क्या है, आपके चरित्र क्या है, आप में स्नेह क्या है, प्यार क्या है, गुस्सा क्या है, घृणा क्या है, इन सारी चीजों के विषय में जो बताएगा कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएंगे। ध्यान रखना कि आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र जो होते हैं पूर्णतः निर्भर किस पे करते हैं? तो हाइपोथैलेमस पे निर्भर करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसमें होता क्या है? इसमें एक एसिड का निर्माण होता है जिस एसिड का नाम है सल्फोनिक एसिड। जब भी किसी बालक का किसी बालिका के प्रति, यानी किसी नर का किसी मादा के प्रति अट्रैक्शन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस की वजह से होते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? तो बनता क्या है? सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखना, अत्यधिक तैलीय पदार्थ या तले भुने या पदार्थों का सेवन करने से निर्माण होते हैं सल्फोनिक एसिड का। बॉडी में सल्फोनिक एसिड की मात्राएं जितने अधिक होंगी, अट्रैक्शन उतने अधिक होगा किसी बालक का किसी बालिका के प्रति या किसी बालिका का किसी बालक के प्रति। अट्रैक्शन जो होते हैं वो सल्फोनिक एसिड की वजह से होते हैं। निर्माण किसमें होता है? तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। मैंने आपको कहा, आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र, आपके नैतिकता, इसमें प्यार, स्नेह, गुस्सा, घृणा, ये सारी चीजें कौन बताएगा? तो हाइपोथैलेमस बताएंगे। आइए देखते हैं मध्य भाग। मध्य भाग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका कार्पोरा है और दूसरा सेरिब्रम पेंडिकल है। तो ध्यान रखना है, जो कार्पोरा है इसका मुख्य कार्य है देखना और सुनना। कार्पोरा के जो मुख्य कार्य है वो देखना और सुनना है। ये होता क्या है कि कभी कभी जब लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, यानी एज ज्यादा हो जाती है, तब ऐसी स्थितियों में दिखाई देने में भी समस्या होने लगती है, सुनने भी समस्या होने लगती है। ऐसी स्थितियों में प्रभावित क्या हो जाते हैं? तो कार्पोरा। कार्पोरा का मुख्य कार्य क्या है? तो देखना और सुनना। अगला जो मध्य भाग है, मध्य भाग में सेरिब्रम पेंडिकल आता है। सेरिब्रम पेंडिकल का मुख्य कार्य है कनेक्ट टू स्पाइनल कार्ड। ध्यान रखना, इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। जब भी ब्रेन किसी कार्य को करने के लिए पूर्णतया व्यस्त रहता है, तब ऐसी स्थितियों में ब्रेन संपूर्ण बॉडी को मैनेज करने के लिए एक असिस्टेंट रखता है, नाम उसका है सेरिब्रम
पेंडिकल, ये कनेक्ट कहाँ रहते हैं तो मेरुरस्सी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होने के बाद बॉडी में होने वाली एकाएक जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का नियंत्रण करते हैं। कभी कभी आप देखें कहीं पे स्थिर मन से या मानसिक रूप से अस्थायी होकर के अध्ययन कर रहे हों, ऐसी स्थितियों में कोई बात पीछे से आए और एकाएक जब बोलता है तो आप चौंक जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपका ब्रेन पूर्णतः पढ़ाई के लिए व्यस्त था और ऐसी स्थितियों में नेतृत्व जो कर रहा सेरिब्रम पेंडिकल अर्थात कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, यही स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो नेतृत्व कर रहे होते हैं। और जैसे कोई बोलता है वैसे आप चौंक जाते हैं और तुरंत सूचना ब्रेन को पहुंचती है और ब्रेन फट से देखता है कि कौन आया है। तो ध्यान रखना एकाएक जो भी घटना होती है सेरिब्रम पेंडिकल में होता है। जैसे आप कहीं पे जा रहे थे और आपके पैर जैसे फिसले, आपने तुरंत देखा नीचे कीचड़ है और वहां से हट करके दूसरे रास्ते से जाने लगे। ऐसी स्थितियों में जब फिसले तो उसको बॉडी को बैलेंस करने या मैनेज करने का जो कार्य किया, बताने का जो कार्य किया स्पाइनल कॉर्ड किया और ब्रेन तुरंत देखा और कहा कि रास्ते को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो ध्यान रखना सेरिब्रम पेंडिकल जो होते हैं कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड अर्थात सेकंड ब्रेन भी इसको कहा जाता है। आइए पश्च मस्तिष्क में चलते हैं। पश्च मस्तिष्क जो होते हैं इसके मुख्यतः भाग दो होते हैं, एक सेरिबेलम होता है, दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। एक सेरिबेलम होता है, दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। सेरिबेलम जो होता है बॉडी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ध्यान रखना जब भी कोई बच्चा होता है तो पहले घुटने के बल चलता है और धीरे धीरे खड़ा होने के बाद 2-4 कदम चलता है, फिर 4-6 कदम चलता है। ऐसे ऐसे एक टाइम आता है तो दौड़ने लगता है। अर्थात जब तक सेरिबेलम ये स्थिर रूप से नहीं बता सकता है कि बॉडी को कैसे बैलेंस किया जाए, तब तक हम आप किसी चीज पे या खुद से नहीं चल सकते हैं। जैसे जब हम आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे तो साइकिल चलाते समय देखा होगा कि साइकिल पे जब चढ़ते थे तो 2-4 कदम ले जाते थे और गिर जाते थे। ऐसे 2-4 कदम ले जाते थे, गिर जाते थे, डेली यही प्रक्रिया होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सेरिबेलम हैबिचुअल हो गया, यानी वो समझने लगा कि साइकिल को कैसे बैलेंस बनाना है, तो आप इस टाइम साइकिल पे चढ़ करके इतनी तीव्र गति से आते हैं, पतली रास्ते से भी आसानी से निकाल देते हैं। तो सेरिबेलम जिस दिन ये बॉडी को बैलेंस बनाना सीख लेगा, जो हम आप लोग सर्कस में जाकर देखते हैं कि लोग रस्सी पे चलते हैं, उस रस्सी पे हम आप भी चल सकते हैं। लेकिन कब चल सकते हैं, जब सेरिबेलम उस रस्सी पे बैलेंस बनाने योग्य हो जाएगा तब। तो ध्यान रखना सेरिबेलम का जो कार्य बॉडी बैलेंस बनाना है। कभी कभी जब भी अल्कोहल का सेवन लोग कर लेते हैं तो सेरिबेलम यहाँ पे भी नहीं कार्य करता है और अपना लड़खड़ाते खड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए घर पे पहुंचते हैं। तो ध्यान रखना है सेरिबेलम जो होता है बॉडी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। अगर अल्कोहल का लोग उपयोग कर लेते हैं तब भी ऐसी स्थिति में ये बॉडी बैलेंस नहीं बना पाता है। चलिए अगला देखते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा है। ध्यान रखना बॉडी में होने वाले जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, चाहे श्वसन हो, चाहे पाचन हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उत्सर्जन हो, ये सब मैनेज करने का जो कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। जैसे मैंने भोजन किया, भोजन को मैंने मुख में रखा और मुख में रखने के बाद निगल लिया और निगलने के बाद सारे सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हैं। आपके आमाशय में जाना, पाचन होना, फिर आंत में जाना, वहां पे अवशोषण होना, स्वांगीकरण होना, ये सारे सिस्टम क्या थे, पूर्णतः ऑटोमेटिक थे। तो यहाँ पे जितनी भी ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं, चाहे पाचन में हो रही है, पोषण में, उत्सर्जन में, श्वसन में, इन सारी क्रियाओं को मैनेज करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। चलिए पुनः एक बार समरी के तौर पे देख लेते हैं। मैंने कहा ब्रेन मुख्यतः भाग 3, एक अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च होगा। अग्र के भाग होंगे 3, सेरिब्रम होगा, थैलेमस होगा और हाइपोथैलेमस होगा। सेरिब्रम को प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। भाग कितना होगा तो 66% होगा। सोचने समझने और जिज्ञासा संबंधित जितनी बात आएंगी सेरिब्रम अर्थात प्रामस्तिष्क में आएंगी। थैलेमस जो होगा बाहरी वातावरण की जानकारी करेगा, ठंडी गर्मी बरसात चोट का लगना। हाइपोथैलेमस कैरेक्टर आपके बताएंगे, आपके चरित्र बताएंगे, प्यार गुस्सा स्नेह घृणा जो होंगे वो हाइपोथैलेमस में होंगे। निर्माण किसका होता है तो सल्फोनिक एसिड का। मध्य मस्तिष्क के भाग 2, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का कार्य देखना और सुनना, सेरिब्रल पेंडिकल का कार्य कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम है ये बॉडी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा होता है पाचन पोषण और शोषण करने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना हमारी आपकी बात ब्रेन पे हो रही थी और ब्रेन का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः 8 हड्डियों से हुआ है और उस हड्डी का नाम क्या है तो क्रेनियम। जब भी अगर पूछता है कि ब्रेन का निर्माण किससे हुआ है, कितनी हड्डियों से हुआ है, तो ब्रेन का निर्माण 8 हड्डियों से हुआ है। उस 8 हड्डी का नाम क्या है तो क्रेनियम नाम है। ध्यान रखना जब भी हम आप लोग ब्रेन देखने की कोशिश करेंगे तो पहले बाल को या त्वचाओं को हटाएंगे,
और त्वचाओं को हटाने के बाद हड्डियां हटाएंगे और हड्डियां हटाने के बाद एक झिल्ली मिलेगी, नाम है मेनाजाइट। उस झिल्ली को जब हटाएंगे उसमें उसके अंदर हमें आपको ब्रेन मिलेगा, जिसका भार जो है वो 1300 से 1400 ग्राम है। तो ध्यान रखना, अगर ब्रेन बने कितनी हड्डियों से है तो 8 हड्डियों से। 8 हड्डियों का नाम क्या है तो क्रेनियम। ब्रेन में कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो मेनाजाइट झिल्ली पाई जाती है। अगर किसी कारणवश मेनाजाइट झिल्ली प्रभावित हुई तब रोग क्या हो जाते हैं तो मेनाजाइटिस। कौन से रोग हो जाएंगे, मेनाजाइटिस। कभी कभी चोट लगी तो चाय फटी, कोई दिक्कत नहीं। और तेज चोट लगी, हड्डियां टूटी, कोई दिक्कत नहीं। और तेज अगर चोट लगी, अगर मेनाजाइट प्रभावित हो गया तो रोग क्या हो जाएगा मेनाजाइटिस। अगर और तेज चोट लगी तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन में कि ब्रेन का निर्माण जो हुआ है न्यूरॉन सेल से हुआ है, और न्यूरॉन सेल से होने के कारण इसमें कोशिका विभाजन नहीं होते हैं। और कोशिका विभाजन न होने की वजह से जब इसमें चोट लग जाती है, डैमेज हो जाते हैं, तो इसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थितियों में ब्रेन का जो निर्माण हुआ, अगर सेल या कोशिका की बात करेगा तो ये 2 प्रकार की सेलों से हुए हैं। एक ग्लियम सेल होता है, दूसरा न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल जो होते हैं वहां पे 90% भाग होगा, जबकि ग्लियम सेल जो होते हैं 10% भाग होगा। ध्यान रखना, न्यूरॉन सेल में मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने के कारण कोशिका विभाजन नहीं होते हैं, जबकि ग्लियम सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होने के कारण कोशिका विभाजन होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था आपको, कोशिका या सेल का जब चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था अनटार्टेबल सेल डिवीजन इन एनी बॉडीज पार्ट ऑफ नोन कैंसर। अर्थात आपके बॉडी के किसी अंग में कोशिका अगर अनियंत्रित तरीके से विभाजित हो रही है तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो सेंट्रोसोम अगर उपस्थित हैं तब ऐसी स्थितियों में कोशिका विभाजन होगा। अगर अनुपस्थित हैं तो कोशिका विभाजन नहीं होने वाला है, अर्थात न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होगा, जबकि ग्लियम सेल में कोशिका विभाजन होगा। तो जब भी ब्रेन या मस्तिष्क की बात करेगा, न्यूरॉन सेल में तो कभी कैंसर हो नहीं सकते हैं, अगर होंगे तो किसमें, ग्लियम सेल में होंगे। और ग्लियम सेल में जब भी कैंसर होते हैं तो मस्तिष्क में होते हैं। अगर मस्तिष्क में ट्यूमर या कैंसर हुआ तो ये प्रथम प्रारूप अर्थात ट्यूमर के ही प्रारूप में इतनी तीव्र दर्द होती है कि व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, ब्रेन का निर्माण 8 हड्डियों से हुआ है। उस 8 हड्डी का नाम क्या है तो क्रेनियम नाम है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो मेनाजाइटिस। और अगर वजन या भार की बात करेगा तो 1300 से 1400 ग्राम के मस्तिष्क पाए जाते हैं। अगला मैंने आपसे कहा कितनी प्रकार की सेलों से बना है तो 2, एक होगा न्यूरॉन सेल, दूसरा होगा ग्लियम सेल। न्यूरॉन सेल 90% भाग, ग्लियम सेल 10% भाग। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने की वजह से कोशिका विभाजन नहीं होगा, जबकि ग्लियम सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होने के कारण कोशिका विभाजन होगा। न्यूरॉन सेल में कैंसर या ट्यूमर नहीं हो सकते, जबकि ग्लियम सेल में कैंसर या ट्यूमर हो सकते हैं। तो हमारी आपकी बात यहीं पे समाप्त होती है। हम आप ब्रेन को आज क्लोज करती हैं, अगले क्लासों में शेष दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। थैंक यू क्लास।